नमस्ते छात्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है जनित एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम सीबीएसई कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से करने जा रहे हैं पाठ कारतूस। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी विथ ईच एंड एवरी वर्ड मीनिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक परिचय। तो इस पाठ के लेखक का नाम है हबीब तनवीर, जिनका जन्म 1923 में छत्तीसगढ़ रायपुर में हुआ था। पाठ शुरू करने के पहले पाठ्य पुस्तक में जो पाठ प्रवेश दे रखा है, हम एक बार उसको रीड कर लेते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट हम रीड करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा जिस्ट मिलेगा कि इस एकांकी में क्या है। अंग्रेज तो आपको पता ही है ना। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। शुरू में व्यापार यानी बिजनेस ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे ना। तो जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशर्स जब आए थे इंडिया में, तो वो बिजनेसमैन के भेष में आए थे। पहले बिजनेसमैन बनकर आए थे। स्टार्टिंग में तो वो बिज़नेस ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे बिजनेस करने के नहीं थे। उनके इरादे थे इंडिया को कैप्चर करने के। तो धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया। जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उन पर कब्ज़ा करना जमाना शुरू कर लिया। उनकी नीयत उजागर होते ही, है ना, उनकी जो नीयत थी वो एक्सपोज होते ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। तो बहुत सारे लोगों को जब उनकी नीयत पता चली तो उनको हिंदुस्तान से भगा देने के प्रयास शुरू कर दिए गए। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जांबाज के कारनामों का वर्णन है। तो जिन्होंने प्रयास करना शुरू किए थे, उनमें से एक जांबाज का इस पाठ में उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, ठीक है, बताया गया है उसके बारे में। जिसका एकमात्र लक्ष्य था, जिसका एक ही गोल था, क्या था? अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों मतलब जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, जो हुक्म देते हैं, कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था, इतना बेखौफ था कि शेर की मांद में पहुंचकर, शेर की मांद मतलब शेर की खुद की गुफा में पहुंचकर उससे दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचे, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उनके मुंह से भी वह शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। तो यहाँ इस दिलेर के बारे में बात की गई है, जो सीधा शेर की गुफा में पहुंच गया, जहाँ शेर का राज चलता है वहीं पहुंच गया, ठीक है, और उनसे दो हाथ करने की मनसा बना के, मानिंद, इसीलिए मनसा बनाना, मानिंद मतलब वो कंपनी के बटालियन के खेमे में ही आ पहुंचा, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बटालियन थी, जिस खेमे में, जिस तंबू में या जिस टेंट में, वहीं पे आके उनसे दो हाथ करने की इच्छा रख के खेमे में आ गए और उन पे ऐसा रौब जारी किया, रौब गालिब किया मतलब रौब जमाया कि उनके मुंह से भी तारीफ के बोल निकल पड़े, जो कि ऑब्वियसली किसी अपराधी या किसी शत्रु के लिए तो नहीं निकल सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला सीन, ठीक है, यहाँ पे सीन बाय सीन एक एकांकी है बेसिकली। तो सबसे पहले पात्र बताए गए हैं। पात्र यानी कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स है? कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। अवधि, ये जो एकांकी है, ये जो प्ले है, नाटक जो है, उसकी अवधि कितनी है? 5 मिनट की। किस टाइप, कौन से ज़माने की बात चल रही है? 1799। और समय कब का है? रात का, रात्रि का। तो आइए पढ़ते हैं। स्थान, गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। तो यहाँ खेमे का क्या अर्थ होता है बच्चों? खेमे का अर्थ होता है तंबू, है ना, तंबू या यू कैन से टेंट। तो ये सीन कहाँ का है? गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज, ये कर्नल का नाम है, कर्नल कालिंज, उनके तंबू का अंदरूनी हिस्सा है, मतलब अंदर का हिस्सा बताया गया है। 2 अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। तो टेंट के बाहर कौन है? टेंट के अंदर अंग्रेज बात कर रहे हैं 2, बाहर है कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। छिटकी हुई है का अर्थ है फैली हुई है, और अंदर एक लैंप जल रहा है ना, लाइटेड है। तो आइए शुरू करते हैं इनकी बातें। कर्नल कहता है, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। सॉरी,
तो लेफ्टिनेंट कहता है, हफ्तों हो गए यहाँ खैमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। तो बच्चों, ये जो खैमे में बात चल रही है, यहाँ पे कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है वो किसी वजीर अली के बारे में बात कर रहे हैं। तो कर्नल कह रहा है कि जंगल की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट कह रहा है हफ्तों यहाँ हो गए खैमा डाल के, सिपाही भी तंग आ गए, ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। तो कर्नल फिर कहता है, उसके अफसाने सुनकर, अफसाने यानी कहानियाँ, उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, पर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। तो इसका मतलब समझते हैं, उसके अफसाने यानी उसकी कहानियाँ सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं, और अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के विरुद्ध उसके दिल में किस कदर नफरत है, बहुत ज़्यादा नफरत है। और ये जो वज़ीर अली की बात कर रहे हैं, वज़ीर अली ने कुछ 5 महीने हुकूमत की होगी। हुकूमत का अर्थ है शासन, है ना, कि तो हमें इससे पता चलता है कि ये कहीं का प्रिंस है ना। इसने 5 महीने हुकूमत की होगी, पर 5 महीने में वो अवध के दरबार को, तो ये अवध का दरबार, अवध में उसने हुकूमत की थी, और अवध के दरबार में उन्होंने अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर दिया। पाक कर दिया मतलब साफ, अंग्रेज़ी असर था ही नहीं अवध में, पूरा उनका जो इन्फ्लुएंस था उसको साफ कर दिया। तकरीबन कामयाब हो गया था, तकरीबन मतलब लगभग, अप्रॉक्सीमेटली, पूरी तरह से नहीं। तो ये कहते हैं कि सिर्फ 5 महीने उन्होंने हुकूमत की, लेकिन अवध के दरबार को पूरे अंग्रेज़ी इन्फ्लुएंस से उन्होंने साफ कर देने में तकरीबन यानी लगभग कामयाब हो गए थे। अब लेफ्टिनेंट कहता है, ठीक है, अब इस सेकंड वाले में किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कर्नल लेफ्टिनेंट को सदात अली के बारे में बता रहे हैं। सदात अली का इंट्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे। तो लेफ्टिनेंट कहता है, कर्नल कॉलिंज, ये सदात अली कौन है। तो कर्नल कहता है, आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सदात अली ने अपनी मौत ख्याल किया। तो यहाँ बेसिकली स्टोरी क्या है, एक है आसिफुद्दौला, ठीक है, आसिफुद्दौला वहाँ का किंग था, ठीक है, अवध का। अब उनके यहाँ कोई भी बेटा नहीं हो रहा था। तो जब उनके यहाँ कोई भी बेटा नहीं हो रहा था, ठीक है, सदात अली उनका भाई था आसिफुद्दौला का। तो सदात अली ने सोचा कि अगर इनके कोई भी औलाद नहीं होगी तो ऑब्वियसली मैं ही नेक्स्ट किंग बनूंगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ, आसिफुद्दौला के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था वजीर अली। तो उनकी पैदाइश से ही उन्होंने उनको अपना दुश्मन मान लिया। तो आप समझिए कि जो वजीर अली है ना, और जो सदात अली है, सादत अली जो है वजीर अली के चाचा है, और सादत अली आसिफुद्दौला के भाई है, ठीक है। तो अब लेफ्टिनेंट कहता है, मगर सदात अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलियत थी। तो अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने सदात अली यानी उसके चाचा को उसके बच्चे के खिलाफ भड़का दिया, ठीक है, वजीर अली के खिलाफ उसको कर दिया, और सदात अली को कहा कि हम तुम्हें तख्त पर बैठाएंगे, लेकिन तुम उससे बार्टर सिस्टम उन्होंने किया, ठीक है। वो हम आगे पढ़ते हैं। तो लेफ्टिनेंट कहता है, लेफ्टिनेंट पूछता है कि सदात अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलियत थी। मसलियत का क्या मतलब होता है बच्चों, क्या रहस्य था। और तख्त तो आपको पता ही है, राज सिंहासन। तो वह कह रहा है कि हमने इसको राज सिंहासन पर बैठाने का क्या रहस्य था, हमने क्यों इसकी हेल्प की। तो कर्नल कहता है, सदात अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। ऐश पसंद मतलब जो भोग विलास को बहुत पसंद करता है, एकदम अय्याशी में रहने वाला, ऐश में रहने वाला इंसान है। इसीलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी आधी जायदाद या दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नकद भी दिए। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया बच्चों, अंग्रेज़ों ने इन भाई भाई के झगड़े में क्या किया, इनका हेल्प किया, सादत अली का, और सादत अली को उसके तख्त पे बिठाया
तख्त पे बिठाने के लिए सआदत अली ने क्या किया, आधी जायदाद अंग्रेज़ों को दे दी और 10 लाख रुपए कैश भी दे दिए। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ भी खुश, सआदत अली भी खुश। अंग्रेज़ इसलिए खुश क्योंकि अब वज़ीर अली नहीं है वहाँ का तख्त पर रहने वाला या वहाँ के सिंहासन पर बैठने वाला जो उनका दुश्मन था, है ना, वो अंग्रेज़ों का दुश्मन था। लेकिन ये सआदत अली तो ऐश की ज़िंदगी जीने चाहता था, उसको अंग्रेज़ों से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने अंग्रेज़ों को अपना हिस्सा दे दिया और खुद बस ऐश करना चाहता था। लेफ्टिनेंट कहता है, सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत यानी आमंत्रण दे रहा है। तो बच्चों यहाँ क्या पता चलता है कि जब वज़ीर अली को उसके राज सिंहासन से हटा दिया गया, ठीक है, तब वज़ीर अली अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए क्या किया उसने, वो अफ़गानिस्तान चला गया और अफ़गानिस्तान के जो बादशाह है शाह जमां, उसको उसने इन्फ्लुएंस किया, उसके साथ मिलकर अब वो हिंदुस्तान पर हमला करने की उसको दावत दे रहा है ताकि वो हिंदुस्तान पर हमला करे और अंग्रेज़ों को बाहर करे देश के। तो बच्चों अब यहाँ जो है ये पढ़िए इसको ध्यान से, यहाँ लेफ्टिनेंट और कर्नल बात कर रहे हैं कि अगर सारा हिंदुस्तान एक होकर कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दे तो क्या होगा। तो ये तो हो गई वज़ीर अली की बात। अब आगे देखिए कर्नल क्या कह रहा है, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दावत दी थी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि कौन शमसुद्दौला। कर्नल कहता है नवाब बंगाल की निस्बती भाई मतलब रिश्तेदारी वाला भाई, कोई चाचा का या मामा का ऐसा भाई, रियल भाई नहीं, ठीक है। तो वो कहता है वो बंगाल की निस्बती भाई है, नवाब बंगाल, जो बंगाल का नवाब है उसका निस्बती भाई है, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। तो लेफ्टिनेंट कहता है इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो कर्नल कहता है जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई, सक्सेसफुल हो गई, तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। तो अब ये अपने ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं, और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जली के हाथों सब खो बैठेगी। तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो सब बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। जो कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड क्लाइव के अंडर हासिल किया था, उनके जो पहले वाले जो लॉर्ड थे, लॉर्ड क्लाइव के हाथों जो भी हासिल किया था, वो अभी के जो प्रेजेंट है, जो लॉर्ड वेल्जी है, उनके हाथों सब खो बैठेगी। अब बच्चों यहाँ पे लेफ्टिनेंट और कर्नल वज़ीर अली की बहादुरी का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। ये लेफ्टिनेंट और कर्नल की ही बातें चल रही है और किसके बारे में बात कर रहे हैं, वज़ीर अली की बहादुरी के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट कहता है वज़ीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। वज़ीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक का क्या मतलब है कि अगर वज़ीर अली आज़ाद घूम रहा है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों के लिए बहुत खतरनाक है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को, यानी इस पर्सन को, शख्स मतलब इस पर्सन को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। गिरफ्तार का अर्थ क्या होता है बच्चों, अरेस्ट कर लेना चाहिए। हमें इसे किसी न किसी तरह अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो कर्नल कहता है पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। वो कह रहा है कि मैं पूरी फौज, पूरी आर्मी लेके उसका पीछा कर रहा हूँ और वो बहुत सालों से, बरसों से हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। आंखों में धूल झोंकना एक मुहावरा है, आप सभी को इसका अर्थ पता है कि ये हमें छल दे रहा है, हमारी आंखों में धूल झोंक के चला जाता है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज है, चंद यानी फ्यू, कुछ उसके साथ जाबाज है। जाबाज यानी बहुत ही ऐसे लोग जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दार्थ देख लीजिए। बरस का अर्थ है साल, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, जाबाज यानी जान की बाजी लगाने वाला। मुट्ठी भर आदमी मतलब बहुत कम आदमी, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम है। दमखम मतलब जिसमें बहुत दम होता है, शक्ति और दृढ़ता से भरे हुए, है
है ना। दमखम होना मतलब शक्ति और दृढ़ता होना। सुना है वजीर, लेफ्टिनेंट कहता है, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी हैं। जाति तौर से मतलब वो खुद भी इंडिविजुअली भी एक बहुत ही बहादुर आदमी है। कर्नल कहता है, बहादुर ना होता तो यूँ कंपनी के वकील को कत्ल कर देता ना। तो अब यहाँ एक नई स्टोरी है बच्चों। कर्नल ने क्या कहा है कि वो इतना बहादुर था, वो अगर बहादुर नहीं होता तो कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील उसे कुछ समझाने गया था, या वो जब भी उनकी मीटिंग हुई थी, तब उसने गुस्से में, कर्नल इतना बहादुर था कि ईस्ट इंडिया के वकील को ही कत्ल कर डाला था। तो अब ये कत्ल के किस्सा पढ़ते हैं हम। लेफ्टिनेंट कहता है बच्चों, यहाँ पर कर्नल लेफ्टिनेंट को वजीर अली द्वारा वकील के मरने की घटना का वर्णन कर रहा है। तो लेफ्टिनेंट कहता है, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल कहता है, किस्सा क्या हुआ था? किस्सा का अर्थ पता है ना बच्चों, कहानी या घटना। किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। तो अंग्रेज़ों ने क्या साजिश की थी? जो उसके पापा उसको जो पद देकर गए थे उसको वहाँ से हटाया, वजीर अली को वहाँ से हटाया और वजीर अली को बनारस भेज दिया था। और उसको 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया था। वजीफ़ा यानी सहायता, या जो उनको पैसे देते हैं, जैसे एक तरीके से आप समझ सकते हो कि सैलरी टाइप मुकर्रर कर दिया था, यानी फिक्स कर दिया था, निश्चित कर दिया था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, वजीर अली को अपने पापा के जो किंगडम था वहाँ से उनको हटा दिया, उनकी पोस्ट से हटा दिया, उनको बनारस भेज दिया। बनारस में उनको 3 लाख रुपए सालाना, सालाना का अर्थ है ईयरली, एक साल में उनको क्या करते थे, सालाना मतलब ईयरली, उनका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया था कि इतनी फिक्स्ड इनकम उनको हम 3 साल तक दे देंगे। मुकर्रर करना फिक्स कर दिया था, वजीफ़ा मतलब सहायता या राशि, है ना, अमाउंट। कुछ महीनों बाद गवर्नर जनरल ने, ठीक है, कुछ महीनों बाद वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उसने उसे कलकत्ता तलब किया या कोलकाता तलब किया। तलब करना मतलब, वैसे तो तलब करना, तलब का अर्थ होता है खोज या तलाश, बट यहाँ तलब किया मतलब उसको बुलाया, है ना, उनको डिमांड एंड एक्सपेक्ट, इधर इसका ये मतलब है। हम जब कहते हैं कि कोर्ट में किसी को तलब किया मतलब उसको बुलाया गया, और एक्सपेक्ट करते हैं ना, जब व्हेन यू आर गिविंग देम अ समन यू एक्सपेक्ट कि वो वहाँ आएगा, तो डिमांड एंड एक्सपेक्ट को तलब किया जाता कहते हैं उर्दू में। तो वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया, तो जब वहाँ के गवर्नर जनरल ने उन्हें कोलकाता बुलाया, कोलकाता के लिए तलब किया, तो वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था। तो उसे कोलकाता नहीं जाना था, उसे गुस्सा आया कि मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो जो बनारस में कंपनी का वकील था उनके पास वो गए और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कोलकाता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उससे बुरा भला सुना दिया। तो जो वकील था उसने शिकायत की कोई परवाह नहीं की और उसे उल्टा सीधा कुछ सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। काम तमाम कर दिया का मतलब, वैसे ही उसके दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत घृणा थी, बहुत नफरत कूट कूट के भरी थी, और ऊपर से जब वकील ने उसकी बात को अनसुना किया और उसे भला बुरा सुनाया, तो उसने वकील का काम तमाम कर दिया, उसे मार डाला, उसका कत्ल कर दिया। लेफ्टिनेंट कहता है, और भाग गया? कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। तो यहाँ जानिसारों समेत, जानिसारों मतलब, जानिसारों का अर्थ है ऐसे लोग जो आप पे जान निसार यानी जान न्योछावर करने के लिए रेडी रहते हैं। तो बहुत ही लॉयल जो आपके फॉलोअर्स हैं उसे हम जान निसार कहते हैं। जैसे मैं कहूँगी अगर मुझ पे वो जान निसार करता है, तो जान निसार का मतलब मुझ पे अपनी जान न्योछावर करता है। तो जान निसार आर वेरी क्लोज पीपल। तो वो कर्नल कहता है कि वो अपने जान निसारों के समेत, उनके साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरां, हुक्मरां मतलब जिनका हुक्म चलता है, यानी हुक्मरां का अर्थ है शासक, वहाँ के किंग या वहाँ के ऑफिशियल्स, हायर ऑफिशियल्स भी कह सकते हैं हुक्मरां को, बट मेजरली हुक्मरां का अर्थ होता है वहाँ रूलर, है ना, वहाँ का शासक। तो आजमगढ़ के हुक्मरां ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में, यानी अपनी प्रोटेक्शन में या अपनी देख रेख में, है ना, उनकी देख रेख में घाघरा, घाघरा एक जगह का नाम है, वहाँ तक पहुँचा दिया।
अब कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। कारवां का अर्थ है जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं उनका ग्रुप, उनका समूह, यानी काफिला। तो अब उनका काफिला जो है वो कई सालों से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है मगर वजीर अली की स्कीम क्या है। सॉरी, ये नेक्स्ट लाइन में लेना था मुझे, बट इट्स ओके। लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली की क्या स्कीम है, क्या प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है। कर्नल कहता है स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी स्कीम क्या है? उसकी स्कीम ये थी, देखो एक तो पहले वो वहाँ से भाग के आजमगढ़ पहुँच गया था। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उनको उनकी हिफाजत में घाघरा तक पहुँचा दिया। अब घाघरा से उसकी स्कीम ये है कि वो कितने सालों से वहाँ जंगल में घूम रहे हैं, उनका जो कारवां है, और अब उनकी ये स्कीम है कि वहाँ से वो नेपाल पहुँच जाए, राइट, नेपाल किसी तरह पहुँच जाए और वहाँ बैठकर अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे। जब अफ़गान हमला करेंगे तो नेपाल से वो उनके साथ हो जाएंगे और हमला करेंगे। उनकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी पूरी एक आर्मी तैयार कर रहे हैं, वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। और जो सदात अली थे, उनके जो चाचा थे, उनको उसके पद से हटाएं, उनको उनकी राज सिंहासन से हटाएं और खुद अवध पर कब्जा करें और फिर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। ये इनकी स्कीम है। तो अब लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचाना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। तो बोला नेपाल पहुंचना तो ऐसा कोई टफ नहीं है ना, तो हो सकता है, मुमकिन है कि वो वहाँ पहुंच गया हो। तो कर्नल कहता है हमारी फौजें और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। तभी एक सिपाही बड़ी तेज़ी से दाखिल होता है। तो वो कह रहा है, जब लेफ्टिनेंट ने कहा कि नेपाल पहुंचना तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, वो पहुंच गया होगा, हो सकता है, बट कर्नल कह रहा है नहीं, हमारी जो पूरी फौजें हैं और इवन सआदत अली खान के सिपाही जो है वो बहुत सख्ती से, बहुत स्ट्रिक्टली उसका पीछा कर रहे हैं और हमें खबर है कि वो इन्हीं जंगलों में कहीं है। और इसी दौरान एक सिपाही भाग के तेज़ी से उनके टेंट के यहाँ दाखिल होता है, एंटर होता है। कर्नल उठ के कहता है कि कर्नल उठते हुए कहता है कि क्या बात है। तो गोरा, यहाँ गोरा का अर्थ है अंग्रेज। जब हमने है ना, जब भी यहाँ अभी मैं यहाँ लिख लेती हूँ ये शब्द प्रयुक्त, गोरा मीन्स फेयर, द वन हु इज फेयर, है ना। तो यहाँ ये अंग्रेज के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई एक इंग्लिशमैन है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द का अर्थ है धूल, कि बहुत दूर से ऐसा लग रहा है कि बहुत धूल उड़ रही है ना। तो कर्नल सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। तो वो सलाम करते हुए, सिपाही सलाम करके चला जाता है। अब लेफ्टिनेंट कहता है, लेफ्टिनेंट क्या कर रहा है, खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था। वो खिड़की से बाहर देख रहा है। मसरूफ़ था मतलब बहुत बिजी था, संलग्न। मसरूफ़ का अगर अर्थ लिखना है हिंदी में तो संलग्न यानी किसी काम में लगा हुआ, यानी बिजी। तो वो बिजी था खिड़की से बाहर देखने में। तो वो कहता है, लेफ्टिनेंट कहता है, जब वो खिड़की से देखते हुए कहता है, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि एक पूरा काफिला चला आ रहा हो, कि धूल तो ऐसी उड़ रही है कि जैसे कि पूरा काफिला, पूरा कारवां आ रहा है, पूरा ग्रुप आ रहा है। लेकिन मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है, लेकिन मुझे तो एक ही घुड़सवार नज़र आ रहा है, घोड़े पे सवार। कर्नल खिड़की के पास जाकर कहता है, हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। तो बोल रहा, हाँ सवार तो एक ही है, और सरपट यानी मतलब बहुत तेज़ी से घोड़े को दौड़ाते हुए चला आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। लेफ्टिनेंट कहता है, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। तो कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाते हैं। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। अरे क्या हो रहा है। कर्नल कहता है, कर्नल सिपाही से कहता है, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे
कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही फिर से सलाम करके चला जाता है। अब लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। सुबह का मतलब है संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, कि शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, यहाँ आप शब्दार्थ में देख सकते हैं, मैंने टफ वर्ड्स के मीनिंग दे रखे हैं। तेजी से इसी तरफ आ रहा है ना, कि शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश मतलब कोई स्थान ही नहीं, कोई प्लेस ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं है ना, कि यहाँ शक की तो कोई जगह ही नहीं है, या शक की तो कोई संभावना ही नहीं है, ये तो तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। तो घोड़ों की जो टापों की आवाज़ होती है वो बहुत नज़दीक आकर रुक जाती है। अब सवार उतरता है और कहता है मुझे कर्नल से मिलना है। तो गोरा यानी जो अंग्रेज़ है वो चिल्ला कर बोलता है बहुत खूब। सवार बाहर से सी गोरा अंदर आकर हुजूर यानी जनाब या मालिक, सवार आपसे मिलना चाहता है। तो कर्नल कहता है भेज दो। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, लेफ्टिनेंट कह रहा है वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार कराना चाहता होगा। तो लेफ्टिनेंट ऐसा गैस कर रहा है कि हो सकता है कि वजीर अली का ही कोई आदमी हो और वो हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाने आया हो। तो कर्नल कहता है खामोश रहो यानी चुप रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। तो इसी दौरान सवार अंदर आता है। तो सवार आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई, है ना। जैसे ही सवार अंदर आता है तो अंदर आते ही बोलता है कि हमको एकांत चाहिए, तन्हाई चाहिए यानी एकांत चाहिए, हम लोग ही हो, बाकी सब बाहर चले जाओ। तो कर्नल कहता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दे। गैर मतलब कोई बाहर का आदमी नहीं है, कोई अननोन इंसान नहीं है, आप राजे दिल कह दे। राजे दिल मतलब जो भी दिल में हो, दिल का राज, राजे दिल। ओके, तो आप राजे दिल कह दो, आपके दिल में जो भी है वो कह दो। तो सवार को कहता है दीवार हमगोश दारद। दीवार हमगोश दारद का क्या अर्थ है कि दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, फिर से एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए। तो वो कहता है दीवारों के भी कान होते हैं, तन्हाई, मुझे तन्हाई चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। तो कर्नल क्या कहता है, कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। तो कर्नल लेफ्टिनेंट को और सिपाही को दोनों को इशारा करता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, अब उनके टेंट में या खेमे में कौन है, सिर्फ कर्नल है और वो सवार है। ठीक है, तो ज़रा वक्फे के बाद, वक्फे मतलब ज़रा समय के बाद, कुछ समय के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है। तो कुछ टाइम के बाद सवार जो है चारों तरफ देखता है, फिर अब कहता है, सवार कहता है आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है। मुकाम मतलब इस जगह पर, इस स्थान पर, इस प्लेस पर क्यों अपना टेंट डाला है। तो कर्नल कहता है कि कंपनी का हुक्म है। हुक्म मतलब आदेश है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। तो सवार कहता है लेकिन इतना लाभ लश्कर क्या मायने। लाभ लश्कर मतलब सेना और उसके साथ रहने वाली तमाम सामग्री या संगी साथी, इतने सारे लोग हैं, है ना, उतना सारा खाना पकाने का सामान है, अलग अलग आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, तो उसको लाभ लश्कर कहते हैं। तो इतने लाभ लश्कर का क्या मायने, क्या मायने का अर्थ है अर्थ, मतलब इतना सारा क्यों लाए हो, क्या अर्थ। तो कर्नल बोलते हैं गिरफ्तारी में मदद करने के लिए, मदद देने के लिए। तो सवार कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। तो कर्नल कहता है क्यों। तो सवार कहता है वो एक जाबाज सिपाही है। जाबाज सिपाही मतलब जो अपनी जान के साथ खेल जाते हैं। तो अब यहाँ पर कर्नल और वजीर अली के बीच बातों का वर्णन किया जा रहा है। अब ये जो सिपाही था वो कर्नल से क्या बात कर रहा है, वही बातें हो रही है। कर्नल कहता है मैंने भी यही सुन रखा है, मैंने भी यह सुन रखा है, आप क्या चाहते हैं, है ना। तो कर्नल बोलता है हाँ मैंने भी ये सुन रखा है कि वो एक जाबाज सिपाही है, बट व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। तो सवार कहता है चंद कारतूस। चंद मतलब थोड़े और कारतूस मतलब बुलेट्स, है ना। तो अगर आपको कारतूस का मतलब लिखना हो
एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं पीतल और दफ्ती आदि की एक नली जिसमें गोली तथा बारूद भरी जाती है। ठीक है। कर्नल कहता है किस लिए आपको कुछ कारतूस क्यों चाहिए? तो सवार कहता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो कर्नल कहता है ये लो 10 कारतूस। तो सवार मुस्कुराते हुए कहता है शुक्रिया। तो कर्नल उसका नाम पूछता है आपका नाम? तो सवार कहता है वजीर अली, वो अपना नाम बता देता है वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। जान बख्शी करता हूँ मतलब आपको मार नहीं रहा हूँ, मैं आपकी जान को बख्श देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ। यह कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है। तो कर्नल एकदम शॉक में हो जाता है कि यार ये मुझसे ही बुलेट्स ले गया, और ये था कौन? उसने नाम पूछा तो बड़ी शान से उसने बताया कि वजीर अली, और आपने क्योंकि मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए मैं आपकी जान बख्श देता हूँ। वो करके बाहर चला जाता है और फिर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दे जाती है उसको, और कर्नल सन्नाटे में आ जाता है। हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। वो इतना शॉक में है, सन्नाटे में आ गया, हक्का बक्का सा खड़ा है। हक्का बक्का मतलब घबराया सा खड़ा हुआ है कि उसी टाइम लेफ्टिनेंट अंदर आता है, और लेफ्टिनेंट पूछता है कौन था? तो कर्नल दबी जबान में अपने आप से कहता है, मतलब ज़ोर से लाउडली नहीं बोल पाता है, दबी आवाज़ में, है ना, दबी जबान में अपने आप से कहता है, क्या कहता है? एक जाबाज सिपाही। कौन था? उसने जब पूछा लेफ्टिनेंट ने तो उसने कहा एक जाबाज सिपाही। बच्चों ये जो है ना एक जाबाज सिपाही, ये बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेज़ है, एग्ज़ाम में पूछेंगे कि कि ऐसे शब्द जो उसने वज़ीर अली के, कौन से ऐसे शब्द थे जो वज़ीर अली के लिए कहा जो कि कोई अपने दुश्मन के लिए, है ना, नहीं कह सकता है। वो है जाबाज सिपाही। आपको याद हो तो शुरू में जब हमने पाठ को पढ़ना चालू किया तो उसके पहले जो इंट्रोडक्शन था उसमें भी लास्ट में यही लाइन थी कि कर्नल ने ऐसी बात कही वज़ीर अली की शान में कि जो दुश्मनों के लिए तो कहीं ही नहीं जा सकती है। तो वो थी एक जाबाज सिपाही, और इसी फ्रेज़ के साथ ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। बच्चों अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो ये एक बहुत ही अमेजिंग बुक है। ठीक है, हिंदी बी के लिए फॉर क्लास 10, मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। यहाँ चैप्टर वाइज और उस चैप्टर में भी कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड, complete guide for self study, multiple choice questions are also included, extract based questions are also included, and the best part is previous years के board questions भी included है। तो I'll give you the link to this particular book। इसमें हर चैप्टर की समरी भी दे रखी है बच्चों। ठीक है, समरी, क्वेश्चन आंसर, सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चंस, तो हर चैप्टर करते जाओ और बोर्ड क्वेश्चंस भी करते जाओ। So this is for 2025 examination, a must buy book. I will give you the link in the description box. So if you have enjoyed learning with Zenith Academy, where education expands minds, please subscribe to our channel. Do give us your likes, write in the comment box what do you want next, and do share it with your friends. Thank you my dear students, and keep the learning always on.